जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। देखिए, आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका पॉलिटी यानी कि संविधान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान बना हुआ है वो अलग अलग देशों के संविधान से उसमें कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उनको कहाँ से लिया गया है, तो उनको अमेरिका से लिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संविधान से कौन सी प्रक्रिया को लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, जो अपने भारत में संसद होती है, राज्यसभा लोकसभा, उस तरीके की जो संसदीय प्रणाली है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए, ब्रिटेन से और भी चीज़ें ली गई हैं। वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, देखिए सबसे पहले तो एक आपकी ये संसदीय प्रणाली है उसको लिया गया है। दूसरा आपका लिया गया है कानून का जो नियम होता है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधान प्रक्रिया जो है ना वहाँ से वो भी ली गई है ब्रिटेन से। एक चीज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता को भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विशेषाधिकार जो शक्ति होती है वो भी कहाँ से लाई गई है? वो भी आपकी ब्रिटेन से लाई गई है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ से लाया गया है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो सॉफ्ट करेंसी होती है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर क्या कहते हैं? विनिमय दर अन्य मुद्राओं की सापेक्ष काफ़ी अधिक परिवर्तनशील रहता है उसे नरम मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा की अस्थिरता के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा डीलरों से बचने की प्रवृत्ति होती है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, नरम करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? देखिए, साइंस से क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कह रहा है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर? जो जर्कोनियम होता है ना वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, जर्कोनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जेरिक जर्कोनियम का सबसे भारी आइसोटोप है। रेडियोधर्मी आइसोटोप जिन्हें रेडियोटोपस कहते हैं, परमाणुओं की तुलना में अलग अलग न्यूट्रॉन के साथ परमाणु होते हैं जिससे उन्हें अस्थिर बनाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ वो भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि आयनीकरण होकर आयनीकरण विकिरण में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, 3 विभिन्न प्रकार के विकिरण एक्सरे का उत्सर्जन होता है। रेडियम में कुछ आइसोटोप 6 विधा में होते हैं जहां वे एक संपूर्ण 12C6 नाभिक का उत्सर्जन करते हैं। आपको सीधा याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं कौन कौन से हो सकते हैं? एस्टेटिन हो सकता है, फ्रांसियम हो सकता है और ट्रीटियम हो सकता है। लेकिन जो जार्कोनियम है ना, जर्कोनियम, वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल में घुलनशील भस्म यानी कि जो बेस होता है, क्षार होता है, वो कौन सा होता है? जल में घुलनशील क्या होता है? अम्ल होता है या फिर क्षार होता है या फिर लवण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो अगर हम बात करते हैं जो अम्ल होते हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है, पहले तो पढ़िए, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं।
बोला जा रहा है कि वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तीसरा कह रहा है कि वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। और चौथा कह रहा है कि वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक हैं यहाँ पे, हाँ विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अम्ल के बारे में हमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला ही गलत है, यानी कि वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सुचालक। और इन्होंने लिखा है कि कुचालक होते हैं। इस वजह से जो अपना गलत वाला पॉइंट है, यानी कि अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग शराब में, दवाइयों में और वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तब आप क्या कहेंगे, जो अपना यहाँ पे आंसर होगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे जो इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, उसका यूज़ किस में किया जाता है, शराब में, दवाइयों के बनाने में और वायुयान में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछे इसका, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है इथाइल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो C2H5, C2H5 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं जो हवा महल है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो हवा महल है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तब आप लोग लगाएंगे जो हवा महल है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इसका सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कब कराया गया, तो 1799 में। ठीक है, 1799 में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा कर है जो लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तब आप कहें कि जो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके राष्ट्रीय उद्यान जो है ना उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा जो कि लुप्तप्राय क्या है, प्रजाति है, उसके लिए एक प्राकृतिक वास है, वहाँ पर रहता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर एक सींग वाला गेंडा, और किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है, असम में एक और है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। ठीक है, डिब्रू सैखोवा भी असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट, क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क या फिर खनिज होता है। अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटाइट जो है ना वो किसका अयस्क होता है, तो आयरन का अयस्क होता है। आयरन ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक आदमी जो कि अनंत को जानता है, इसका हिंदी में ये मतलब होगा। एक पुस्तक लिखी गई है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्या कह रहे हैं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। फिल्म के निर्देशन किसने किया है, मतलब ये जो फिल्म है उसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, इस फिल्म का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा, मैथ्यू ब्राउन के द्वारा। ठीक है, मैथ्यू ब्राउन के द्वारा इसका निर्देशन किया गया, ऑप्शन नंबर 1। अब ये जो फिल्म बनाई गई है वो किसके ऊपर बनाई गई है, ये जो फिल्म बनाई गई है भारतीय जो गणितज्ञ थे अपने जो भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, श्री रामानुजन। मैथ के बहुत बड़े जादूगर थे, आप यही समझ सकते हैं। जो इन्होंने क्या बताया था, अनंत की जो इन्फिनिटी जो है ना उसकी वैल्यू बताई थी अपने जो गणितज्ञ थे रामानुजन जी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं एक आंतरिक ग्रह नहीं है तो कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। सबसे पहले देखिए आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पे देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो अपना सूर्य है उससे दूरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सूर्य के बाद पहले यहाँ पे बुध आता है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र आएगा, तब यहाँ पे अपनी पृथ्वी आती है, फिर अपना मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है और वरुण आता है। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से जो सूरज से दूरी का क्रम है ये है, ठीक है। इनमें से कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। यानी कि इन्हें आंतरिक ग्रह जो अपने होते हैं, जैसे कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं। सबसे पहले देखिए सूरज से दूरी के हिसाब से आप लोग मंगल ग्रह तक गिन लीजिए, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि जो अपना बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण जी क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, तो बुध होता है बिल्कुल, शुक्र होता है, पृथ्वी भी होता है, इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा मंगल होता है। और इन्होंने एक ऑप्शन में लिखा है कि शनि, शनि तो बाह्य ग्रह के अंदर आता है। इन्होंने पूछा कि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 वाला ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शनि। शनि कैसा है, एक बाह्य ग्रह है, ठीक है, बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह क्यों कहा जाता है। इन्हें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए वे सूरज के निकट परिक्रमा करते हैं। चारों आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के समान होते हैं। और बृहस्पति शनि अरुण और जो वरुण है ना, यानी कि बृहस्पति शनि यूरेनस और वरुण नेपच्यून, जो कि सौरमंडल के बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अंतिम मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। क्या नाम था इसका, बहादुर शाह जफ़र, या फिर इसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक जफ़र नामक पत्रिका लिखता था, इसी वजह से इसका नाम बहादुर शाह जफ़र पड़ गया था, ठीक है। इसकी जो है ना 1862 में इसकी 1862 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसको कहाँ पर भेजा गया था, मतलब अंग्रेज़ों ने इसे म्यांमार में भेज दिया था और म्यांमार में ही इसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर एक इसका मकबरा बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक तो आप बाबर अकबर, ये मतलब मुग़ल जो काल है वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हम बाबर के बारे में बात करते हैं तो बाबर क्या था, मुग़ल वंश का संस्थापक था। भारत में जब बाबर आया तो उसने कई सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में जब सबसे पहला युद्ध था बाबर का, वो कौन सा था, तो बाबर ने पहले लड़ा पानीपत का पहला युद्ध और मुग़ल वंश की स्थापना करी। पानीपत का जो पहला युद्ध था, पानीपत का जो पहला युद्ध कौन सा था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इसने लड़ा था। और किसके साथ लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ और जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। इस तरीके से बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद कौन सा लड़ा, तो 1527 में इसने लड़ा था खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। किसे हराया था, तो राणा सांगा को हराया था। तीसरा युद्ध लड़ा इसने 1528 में और 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में किसे हराया था, तो चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय नामक शासक को हराया था, ठीक है। चौथा युद्ध किसके साथ लड़ा था, तो चौथा युद्ध लड़ा था इसने घाघरा का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में, ठीक है। 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था और जिसमें कौन था शामिल, बाबर के मतलब विपरीत कौन था, वर्सेस कौन था, तो बाबर के विपरीत में थे
जो अफ़गानी थे महमूद लोदी वो, ठीक है। तो आप लोग बाबर के युद्ध याद रखेंगे। उसके बाद अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था और इसमें अकबर की विजय हो गई थी, ठीक है। नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ जो है ना वो जहांगीर की वाइफ थी। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ, ठीक है, जिसे नूरे महल भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है ना वो किस वर्ष में हुआ था। अगर हम बात करते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1904 को। सन 1904 को 2 अक्टूबर सन 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो कि कौन सा संगठन है जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जाना जाता है? पहला दिख रहा है कि IMF, यानी कि जो IM और F यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि IBRD। चौथा कह रहा है यूनेस्को। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए IMF होगा क्या? IMF नहीं होगा। दूसरा ADB भी नहीं होगा, एशियन डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तीसरा जो आपके सामने दिख रहा है IBRD, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास बैंक इसका फुल फॉर्म रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ना क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। प्रकाश जो है ना किस गति से सबसे ज़्यादा, किस में सबसे तेज़ प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की अगर हम गति की बात करते हैं तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो होती है निर्वात, यानी कि जो वैक्यूम होता है उसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। बाढ़ को किस तरीके से रोका जा सकता है। देखिए जो बाढ़ होती है, पहला ऑप्शन आपके सामने कि स्थल को ढालदार बनाकर, दूसरा कह रहा है कि जल आवरण को हटाकर, तीसरा आपसे कह रहा है कि वनों को काटकर, और चौथा कह रहा है आपसे कि नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। तो जो बाढ़ होती है उसको अगर आपको नियंत्रण करना है तो बांध, नहर अथवा नदी के जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध, बांध जो है ना नदियों को मतलब नदियों पर जो बांध बनाते हैं वो किसको रोकने के लिए बनाया जाता है? बाढ़ को रोकने के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में तो आपसे पूछ रहा है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो अगर हम बात करें जो कबड्डी खेल होता है उसमें टोटल जो खिलाड़ी होते हैं, टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12। लेकिन वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उसमें खेलते हैं, एक बार में जितने खिलाड़ी खेलते हैं उन्हें बताना पड़ता है। तो एक बार में जो कोर्ट होता है, जैसे यहाँ पर कबड्डी खेली जाती है जिस मैदान में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोर्ट। तो एक बार में 7 खिलाड़ी आते हैं और 5 खिलाड़ी क्या रहते हैं? शेष बचाए रहते हैं विकल्प के तौर पर। जैसे इसमें से कोई आउट या फिर मतलब किसी के कुछ हो जाता है तो इसमें से एक खिलाड़ी आ जाएगा, इस तरीके से रहते हैं। तो 7 खिलाड़ी क्या होते हैं इसमें एक बार में खेलते हैं, ठीक है। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 12, उसमें से 7 खेलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है ना वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इसमें कौन से विषय के बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें जो है ना पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के बारे में चर्चा करी गई है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। अगर हम बात करते हैं जो पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है वो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा? E.M. फोस्टर के द्वारा। E.M. फोस्टर के द्वारा इसको लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया वर्ष 2024 जी की लेखक E.M. फोस्टर द्वारा रचित एक उपन्यास है। इस उपन्यास को वर्ष 2020 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए।